बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर जो है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जो है ना बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बनाऊंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगी क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सर पर है। तो बस आप मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो BCQs MQ के लिहाज से, तो उसको मैं जल्दी जल्दी से कवर करवाऊंगी क्योंकि अभी ये पूरी बुक रहती है, कुछ ही चैप्टर्स कवर करवाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। सबसे पहले हमने न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू इंजरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स होता है टू इंजरी। अब क्या हो, किस तरह से होता है वो न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स? वो इस तरह से पाथवे होता है न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे। कोई भी जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स मिलता है ना बॉडी को, लाइक कोई ट्रॉमा हो गया या कोई सर्जरी हो गई है, ठीक है, सर्जरी के बाद या कोई सेप्सिस इन्फेक्शन के बाद, सर्जरी के बाद, ट्रॉमा के बाद, ये सारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तो जब बॉडी को ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स मिलते हैं तो बॉडी उसके नतीजे में क्या करती है, न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे को एक्टिवेट करती है। उसमें क्या होता है, न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे में ये होता है कि जो एफ्रेन नॉसी रिसेप्टर पाते हैं जो पेन स्टिमुलस लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, थैलेमिक सेंटर होता है। ठीक है, फिर थैलेमिक सेंटर से वो कहाँ पे जाते हैं, वो हाइपोथैलेमस में। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, यहाँ पे सारी चीज़ें वहीं लिखी है, मैं ये भी बता देती हूँ कि स्ट्रेस आता है, पेन फाइबर लेके आते हैं, स्पाइनल कोड तक जाता है, फिर वो थैलेमिक पेन सेंटर को एक्टिवेट करता है, फिर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो रिलीज़ करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये जो फैक्टर होता है ना, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये क्या करता है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। फिर इंटीरियर पिट्यूटरी पे जब ये एक्ट करता है तो इंटीरियर पिट्यूटरी पर क्या रिलीज़ करती है, वो रिलीज़ करती है ACTH। ACTH क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, जब ये रिलीज़ होता है तो ये जाके एड्रीनल पे एक्ट करता है और एड्रीनल से कॉर्टिसोल निकालता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिसोल इस तरह से रिलीज़ होता है। और दूसरी तरफ हाइपोथैलेमिक ये भी करती है कि हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन होती है किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर देती है हाइपोथैलेमस, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। फिर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय द हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज़ करता है, क्या स्टिमुलेट करता है, वो क्या एड्रेनलिन को और ग्लूकागोन को क्या कर देता है, रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक नोसेप्टिव एक न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स पाथवे है जो कि मैंने 1 बाय 1 बता दिया। ठीक है, ये सीक्वेंस भी सेम वही है। अच्छा, अब ये होता क्यों है, मतलब ये जो पाथवे है आपका न्यूरो एंडोक्राइन, ये क्यों होता है? एक तो मैंने बताया कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स के नतीजे में होता है ना, वो तो आपने देख लिया कि किस तरह से होता है। और लेकिन इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है इसका, द पर्पस ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू इंजरी, वो ये है कि प्रोवाइड करना एसेंशियल सबस्ट्रेट फॉर सर्वाइवल, के सर्वाइवल के लिए। जैसे लाइक जब बॉडी को कोई स्ट्रेस मिलता है तो उस स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए और बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ये पाथवे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, प्रोवाइड एसेंशियल सबस्ट्रेट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जिस तरह से ग्लूकागोन बढ़ेगा तो बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इस तरह से जो है वाउंड हीलिंग में मदद मिलेगी। ठीक है, बॉडी सर्वाइवल, सेल सर्वाइवल में हेल्प मिलेगी। ठीक है, पोस्टपोन एनाबॉलिज्म कर देता है। ठीक है, और ऑप्टिमाइज करता है होस्ट डिफेंस को। ठीक है, तो ये 3 लिंक करते हैं इससे। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, अब ये तो मैंने पर्पस बता दिया, ये मैंने पाथवे बता दिया, पर्पस बता दिया। अब न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स जो होता है ना इंजरी, वो बायफेजिक होता है, 2 फेज़ में होता है। ठीक है, एक एक्यूट फेज़ होता है, दूसरा क्रॉनिक फेज़ होता है। एक्यूट फेज़ में क्या होता है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एक्टिवली सिग्नलिंग पिट्यूटरी एंड, बस इसमें ये याद रखो कि एक्यूट फेज़ में ये होता है कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये जो है ना मेन चीज़ ये है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, जिसे ट्रिक अगर मैं बताऊँ तो CGA, C4 कॉर्टिसोल, G4 ग्लूकागोन, A4 एड्रेनलिन। यही हो रहा था ना, कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा था जब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज, जब वो एड्रिनल पे लगा तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज़ हुआ था ना, और ग्लूकागोन एड्रेनलिन सिंपैथेटिक एक्टिविटेशन से बाय दी हाइपोथैलेमस रिलीज़ हुए थे। तो ये एक्यूट फेज़ में ये रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं शॉर्ट सर्वाइवल के लिए। ठीक है, मतलब जैसे ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स मिला बॉडी को और ये पूरे पाथवे से होने के बाद एक्यूट फेज स्टार्ट हो जाता है। और एक्यूट फेज में ये 3 आपको याद रखने कि कौन कौन से होते हैं, ये MCQs में भी आता है। तो आपने CGA करके ट्रिक बना लेनी है कि C मीन कॉर्टिसोल, G मीन ग्लूकागोन और एड्रेनलिन, ये 3 मिल के क्या करते हैं,
आपको मतलब शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए जब बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स मिलता है तो ये हेल्पफुल होते हैं ये 3 हार्मोन। आपको पता है कि एड्रेनलिन सिम्पैथेटिक वो करता है और ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है तो ये आपको हेल्प करेगी ताकि बॉडी क्या करे, शॉर्ट सर्वाइवल दे सके, शॉर्ट सर्वाइवल में हेल्पफुल होते हैं ये। उसके बाद क्रॉनिक रिस्पॉन्स, मतलब एक्यूट फेज के बाद जो सेकंड फेज होता है वो क्रॉनिक फेज होता है। क्रॉनिक फेज में क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक सप्रेशन हो जाती है, मतलब जो हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हो रही थी ना एक्यूट में, अब वो सप्रेशन की तरफ जा रहा है और जो हार्मोन्स थे जो आपने एक्यूट फेज में देखे वो भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉडी अगर बहुत लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रह रही है तो फिर वो नेक्स्ट कौन सी उसमें जाएगी, एक क्रॉनिक फेज में जाएगी ना। क्रॉनिक फेज में फिर क्या होगी, सप्रेशन हो जाएगी, ठीक है, हाइपोथैलेमिक सप्रेशन हो जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की सप्रेशन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगी और सीरम लेवल जो थे ये ग्लूकागोन और ये कॉर्टिसोल ये भी कम हो जाएंगे हार्मोन। तो बॉडी कहाँ जाएगी, क्रॉनिक वेस्टिंग में जाएगी, ठीक है। तो ये आपने मेन पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन में 3 चीज़ें यहाँ पे एक्यूट फेज में याद रखना, और ये बेनिफिशियल होता है एक्यूट शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए। उसके बाद क्रॉनिक फेज में आपने याद रखना है कि सप्रेशन हो जाती है हाइपोथैलेमस की और ये हार्मोन भी सीरम लेवल में कम हो जाते हैं और क्रॉनिक वेस्टिंग में जाती है बॉडी, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 फेजेस बता दिए। उसके बाद आता है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम या SIRS शॉर्ट अगर कह लो। अब SIRS क्या है, मैंने बताया कि ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है, ठीक है। बॉडी की तरफ से जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो उसको सिंड्रोम कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये किस में होता है, जब कोई मेजर सर्जरी हो, कोई सर्जरी ट्रॉमा, मतलब वही स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ये स्टार्ट होता है ये रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं। अब वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन कौन से हैं, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है, TNF अल्फा। तो ये 3 आपने याद रखने हैं कि इसमें ये 3 रिलीज होते हैं, ठीक है। तो SIRS में बस आपने ये याद रखना है कि ये जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स के नतीजे में ये रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है और ये क्या रिलीज़ करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन रिलीज़ करता है। इसमें कौन से साइटोकाइनिन होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF अल्फा होता है। अब ये करते क्या है ये साइटोकाइनिन, ये क्या कर सकते हैं, पायरेक्सिया करेंगे, ठीक है, मतलब फीवर करेंगे जब ये एक्ट करेंगे हाइपोथैलेमस पे, ठीक है, और प्रोटियोलाइसिस करेंगे जब ये क्या करेंगे, स्केलेटल मसल पे एक्ट करेंगे तो प्रोटियोलाइसिस होगी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन इन लिवर होगा, ठीक है। मतलब लिवर जो है ना अपना काम स्विच कर जाएगा। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि लिवर जो है ना वो स्विच कर जाएगा काम, स्टोरेज से डिफेंस की तरफ चला जाएगा। मतलब जो स्टोरेज प्रोटीन पहले वो स्टोर कर रहा था अब वो डिफेंस के लिए यूज़ होगी, डिफेंस प्रोटीन वो करेगा, तो मतलब स्विच हो जाएगा उसका जो काम है ना, डिफेंस स्टोरेज टू डिफेंस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है आगे अब मैं आपको बताऊँगी। डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, मतलब बॉडी जो है वो इंसुलिन को इग्नोर करेगा। जब इंसुलिन को इग्नोर करेगा तो क्या होगा, इंसुलिन का क्या काम है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाना, ठीक है, ब्लड से सेल के अंदर जाना, जबकि यहाँ पे बॉडी जो है स्ट्रेस में है तो बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ब्लड में, तो इस वजह से ग्लूकोज चाहिए ब्लड में, इस वजह से तो ग्लूकागोन निकला था ना। ग्लूकागोन यही कर रहा है कि वो लिवर से जो ग्लूकोज जीनोलाइसिस करवा रहा है और वहाँ से ग्लूकोज को रिलीज़ करवा रहा है ब्लड में, ठीक है। तो ग्लूकागोन इसीलिए तो आपने देखा था ना एक्यूट फेज में, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए चाहिए बॉडी को, स्ट्रेस को कंपनसेशन के लिए चाहिए, तो इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ताकि इंसुलिन अपना काम ना कर सके और ब्लड में जो है ग्लूकोज का ट्रैफिक जैम रहे और बाउंड हीलिंग में हेल्प मिले, बॉडी को सर्वाइवल में हेल्प मिले, ठीक है। मैं थोड़ा सा आसान वर्डिंग में समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में हेल्प मिल जाए। ऑगमेंटिंग दी हाइपोथैलेमिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और हाइपोथैलेमिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बढ़ाता है ताकि वो अपना काम मतलब मज़ीद सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कंटिन्यू रखे और ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन भी सीरम लेवल में इंक्रीज रहे ताकि बॉडी जो है वो उसको सर्वाइवल टाइम मिल सके, उसको हीलिंग टाइम मिल सके, ठीक है। तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन के मैंने आपको काम बता दी कि क्या क्या करता है। फिर से बता देती हूँ, पायरेक्सिया, प्रोटियोलाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस और हाइपोथैलेमिक को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी जो है, अच्छा इसके बाद क्या होता है कि सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम का तो आपको समझ आ गया। अब बॉडी में क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इज देन फॉलोड बाय इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ साइटोकाइनिन एंटागोनिस्ट। जब ये साइटोकाइनिन इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF जब ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो बॉडी क्या कर देती है, साइटोकाइन एंटागोनिस्ट रिलीज़ करती है, जो कि इनको क्या करते हैं, इन प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन को क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट करते हैं, ठीक है। और वो क्या है, इंटरल्यूकिन 1
RA मतलब एंटागोनिस्ट इंटरल्यूकिन 1 का एंटागोनिस्ट, सॉल्युबल रिसेप्टर TNF अल्फा का एंटागोनिस्ट है ये, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है किसको, प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, क्योंकि ये किसी चीज़ की अगर एक हद हो जाए तो फिर वो भी नुकसानदेह। तो इस SIRs मतलब सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए बॉडी साइटोकाइन एंटागोनिस्ट रिलीज करती है, जो कि क्या करती है, कंट्रोल करती है इस प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, SIRS को, ठीक है। तो अगर ये भी ज़्यादा हो जाए, अगर ये साइटोकाइन एंटागोनिस्ट भी बहुत ज़्यादा हद से रिलीज़ होना स्टार्ट हो, तो ये भी एक क्या है, एक बीमारी ही बन जाएगी, मतलब एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है कि साइटोकाइन एंटागोनिस्ट स्टॉप ही नहीं हो रहे। तो अगर ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग चलता जाए तो क्या होगा कि ये इवॉल्व होगा इनटू काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है, जिसे CARS कहते हैं, काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर ये जो साइटोकाइन एंटागोनिस्ट जो है वो अपना काम करते जाए और प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को स्टॉप करते जाए, तो क्या होगा कि काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम जनरेट होगा। और फिर जब जाहिर सी बात है, जब साइटोकाइन एंटागोनिस्ट अपना काम करते जा रहे हैं और जो है क्या होगा फिर कि इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगी बॉडी को, क्योंकि जाहिर सी बात है साइटोकाइन अपना काम ही नहीं कर रहे, तो इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगी। और इन्फेक्शन जो है ना, मतलब बॉडी को बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जो इन्फेक्शन है या जो भी बॉडी में कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इन्वायरमेंट में जो भी जहाँ भी रह रहा है, तो उस मतलब वो ज़्यादा जल्दी मुतासिर होगा, क्योंकि उसका इम्यून सप्रेस हो गया है ड्यू टू साइटोकाइन एंटागोनिस्ट, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट हो रहा है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, साइटोकाइन एंटागोनिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम लिखो, ठीक है। और उसके से इम्यूनो सप्रेशन होती है और बॉडी क्या करती है, प्रोजेस्टेड इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि SIRS क्या है, सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है। ये क्या करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के नतीजे में एक्टिवेट होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन को रिलीज करता है, वो इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF अल्फा, और वो क्या करते हैं, फीवर करते हैं, प्रोटीलाइसिस प्रोडक्शन एक्यूट फेज में, और पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं। और फिर क्या होता है कि बॉडी फिर इस प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए साइटोकाइन एंटागोनिस्ट रिलीज करती है। फिर वो साइटोकाइन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, जब अगर वो एक हद से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए, तो फिर कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और फिर इस स्टेज में क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इम्यूनो सप्रेशन मतलब उसका इम्यून जो है वो सप्रेस हो गया है बाय द साइटोकाइन एंटागोनिस्ट, इस वजह से इम्यूनो सप्रेशन लिखा है, और इनकी ससेप्टिबिलिटी हो जाती है टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ आ गया हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद इवेंट फ्लो मॉडल है। अब ये इवेंट फ्लो मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि ये मॉडल जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, ठीक है, टू सर्जरी एंड ट्रॉमा। मतलब वही जो हमें कोई मतलब बॉडी को कोई भी अगर स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया है बाय द सर्जरी, बाय द ट्रॉमा, बाय द सेप्सिस, तो उस मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जो रिप्रेजेंट करता है ना मॉडल, वो है इवेंट फ्लो मॉडल। अब ई फेज़ में क्या होता है, फ्लो फेज़ में क्या होता है, इसकी दो फेज़ है। ई फेज़ जो है ना, ये एट द टाइम ऑफ इंजरी ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही बॉडी को कोई स्ट्रेस मिलता है या कोई ट्रॉमा होता है या कोई सर्जरी जैसे ही उसकी होती है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो आपका ई फेज़ होता है, टाइम ऑफ द इंजरी ही स्टार्ट हो जाता है ये। और ये कब तक रहता है, 24 से 48 आवर, मतलब अगले 2 दिनों तक ये रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना ये होता है कि बॉडी को प्रॉपर रिससिटेशन चाहिए होती है, क्योंकि बॉडी जो है ना स्ट्रेस को बेयर कर रही होती है, ठीक है। तो बॉडी को उस वक्त प्रॉपर रिससिटेशन चाहिए होती है, और हमें क्या करता है वो, इसमें ये होता है कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम को कोलैप्स होने से बचाना होता है, कंजर्व करना होता है, कंजर्व बॉडी सर्कुलेटरी वॉल्यूम एनर्जी स्टोर फॉर रिकवरी और रिपेयर के लिए। और इसको कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कैटेकोलामाइंस, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और फॉलोइंग एक्टिवेशन एल्डोस्टेरोन आपको फिर वो क्या है कि फॉलोइंग रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि एट द टाइम ऑफ ई फेज क्या है कि जो एट द टाइम ऑफ इंजरी स्टार्ट हो जाता है और अगले 2 दिनों तक 24 से 48 आवर तक रहता है। और इसमें क्या करती है बॉडी, इसमें बॉडी जो है ना जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है उसको कंजर्व करती है, ठीक है, बॉडी को एनर्जी देती है, ठीक है, और रिकवरी करती है और रिपेयर करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, इसको रेगुलेट जो करता है ये एंजाइम आपने लाजमी याद रखने, सॉरी एंजाइम नहीं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं, जो कैटेकोल है, कैटेकोलामाइन है, कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है,
ठीक है, कि ये इसमें रोल प्ले करते हैं। और ये करते इस फेज़ में होता क्या है, क्योंकि बॉडी एट द टाइम, ये जो ई फेज़ है एट द टाइम ऑफ इंजरी स्टार्ट हुआ है ना, तो इसमें खुद सोचो हर चीज़ कम हो रही होगी। पेशेंट जो है हाइपोवोलीमिया में जा रहा होगा, हाइपोथर्मिया में जा रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ब्लड फ्लो कम होगा तो हाइपोथर्मिया में जाएगा, वो डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा, हर चीज़ उसकी कम हो रही है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, लैक्टिक एसिडोसिस में जा रहा है, हर चीज़ कम हो रही है। ठीक है, एरोबिक से एनारोबिक में जा रहा है तो लैक्टिक एसिडोसिस को सामना, मतलब बॉडी जो है ना शॉक में जा रहा है और हर चीज़ कम हो रही है। एवरीथिंग टू बॉडी इन शॉक, एवरीथिंग टू सेव वाइटल, और हर चीज़ जो है ना वो हम ये करेंगे कि हम वाइटल ऑर्गन को सेव कर सकें, और उसके लिए फिर हमने सर्कुलेटरी वॉल्यूम को कंजर्व करना होता है। और फिर ये इसमें ये याद रखना कि कैटेकोलामाइन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन प्ले करते हैं रोल। ठीक है, तो एक ही मैंने बात बता दी। उसके बाद फ्लो फेज में क्या होता है, ये जो SIERS मैंने पढ़ा है ना, सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, वो इसी में आता है, फ्लो फेज में इसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आफ्टर ई फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होती है, बॉडी एनर्जी की मोबिलाइजेशन और बॉडी एनर्जी स्टोर फॉर रिकवरी, मतलब बॉडी जो एनर्जी जो स्टोर्स होता है ना उसकी मोबिलाइजेशन होती है फॉर रिकवरी और रिपेयर के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो बॉडी जो है वो टिश्यू एडिमा में वेज़ोडाइलेशन होती है, इंक्रीज कैपिलरी लीकेज हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और हाइपरथर्मिया में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बॉडी एनर्जी स्टोर्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी मोबिलाइजेशन से जो है ये चीज़ हो रही है। और ऐसे ही SIRS इसमें आ रहा है, और उसमें आपको पता है कि क्या क्या हो रहा था, पायरेक्सिया था, प्रोटियोलाइसिस हो रही थी। ठीक है, इस वजह से मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, हाइपरथर्मिया था, हाइपरथर्मिया हो रहा है, मतलब इसका उलट कर दो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही है। इसमें जहाँ ई फेज में जाती थी शॉक में जा रही थी, सारी चीज़ें कम हो रही थी, इसमें सारी चीज़ें बढ़ रही, क्योंकि यहाँ पे आपके साइटोकाइन रिलीज़ हो रहे हैं। आपको पता है कि साइटोकाइनेज मैंने पीछे बताया है, SIRS का पूरा बहुत डिटेल से बताया है। तो वो जब फ्लो फेज में आएगा तो हर चीज़ क्या होगी, रिकवरी की तरफ जाएगी। ठीक है, कि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, टिश्यू एडिमा हो रहा है, हाइपरथर्मिया हो रहा है, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, और ग्लूकोनियोजिनेसिस हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ रिकवरी की तरफ जा रही है। अब फ्लो फेज के मजीद क्या है, दो फेज़ में डिवाइड है। ठीक है, एक कैटाबॉलिक स्टेज है और एक एनाबॉलिक स्टेज है। कैटाबॉलिक स्टेज जो है ना वो 3 से 10 दिन तक रहता है। ठीक है, और एनाबॉलिक जो है वो हफ्तों तक रहता है। अब कैटाबॉलिक में वही मैंने बताया, जो SIRS है ना वही कैटाबॉलिक में हो रहा होता है ना। SIRS क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करवाता है ना, सारी लाइसिस कैटाबॉलिज्म जो हो रही होती है वो कैटाबॉलिक स्टेज में ही होगी ना। तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, जो कि आपको पता है कि CGA से मैंने याद करवाया था, कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन। ठीक है, CGA, कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन और एड्रेनलिन। ठीक है, या कैटेकोलामाइन कह लो, ये रिलीज़ होते हैं, और साथ में साइटोकाइनिन, क्योंकि SIRS का भी काम है। ठीक है, तो ये सब जब रिलीज़ होंगे तो क्या होगी, कैटाबॉलिक स्टेज में ये आ रहेगा, और उसमें वेट लॉस होगा। जाहिर सी बात है बॉडी की स्टोर्स यूज़ हो रहे हैं तो वेट लॉस तो होगा, और यूरिनी नाइट्रोजन एक्सक्रीशन तो होगी, क्योंकि प्रोटियोलाइसिस हो रही है, प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस से हो रही है। ठीक है, इसी वजह से नाइट्रोजन एक्सक्रीशन हो रही है। एक्सेसिबिलिटी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है SIRS के बाद साइटोकाइन एंटागोनिस्ट बॉडी रिलीज करेगी, भी काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम जनरेट होगा। जो पहले ऊपर मैंने डिटेल से बताया था वही सारी चीज़ें अगर आपने सही समझ लिए तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, और आप इस बात को समझ सकते हो कि अच्छा इसके बाद SIRS अगर इसमें स्टार्ट हो गया है तो बॉडी क्या करेगी, साइटोकाइन एंटागोनिस्ट, और उसके बाद फिर काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम जनरेट होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि काउंटर इन्फ्लेमेटरी जब साइटोकाइन एंटागोनिस्ट बहुत लंबे तक प्रोलॉन्ग रहेंगे तो जिसे हम काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम कह रहे हैं, तो उसमें बॉडी इम्यूनो सप्रेशन में चली जाएगी, और क्या हो जाएगा, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी हो जाएगी टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो वही बातें लिखी हुई है सेम। ठीक है, तो इस वजह से मैंने पहले SIRS और वो सारी चीज़ पर भी इतना ज़्यादा टाइम इसी वजह से लगाया ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, और बाद में फिर नेक्स्ट स्टेज एनाबॉलिक होगी, जिसमें जो है बॉडी जो है ना वो अपनी जो भी इसका लॉस्ट हुआ है उसको रीबिल्ड करेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि मैंने क्या बताया है कि ये मॉडल है मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को डिफाइन करता है। इसमें ई फेज़ है, ई फेज़ में क्या होती है कि ई फेज़ जो है एट द टाइम ऑफ इंजरी स्टार्ट हो जाता है और अगले 2 दिनों तक रहता है, 24 से 48 आवर। इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो मेन रोल होता है ई फेज़ का, इसमें कंजर्व होती है बॉडी सर्कुलेटरी वॉल्यूम और एनर्जी स्टोर। ठीक है, रिकवरी और रिपेयर के लिए। और उसमें किसका रोल होता है, कैटेकोलामाइन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है ना शॉक की तरफ जा रही होती है, हर चीज़ कम हो रही है, हाइपोवोलीमिया, हाइपोथर्मिया, मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, तो अगर मतलब हर चीज़ कम हो रही है, बॉडी शॉक में जा रही है, लेकिन हमने सर्कुलेटरी वॉल्यूम को कंजर्व रखता है ताकि एटलीस्ट वाइटल ऑर्गन जो है ना उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये जो है ना बेसिकली ई फेज़ आपको क्या बता रहा है, सर्वाइव बता रहा है,
सर्वाइव द शॉक, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है पेंसिल से कि गोल जो ई फेज़ का है ना वो ये है कि सर्वाइव द शॉक, कि शॉक से आपने किस तरह से, मतलब शॉक में है बॉडी और फिर भी सर्वाइव कर रही है, और कैसे सर्वाइव कर रही है, इन ये याद रखने हैं आपने, मेन रोल जो रेगुलेट कर रहे हैं, और कब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ इंजरी स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ आपने। और उसके बाद फिर फ्लो फेज़ में अभी मैंने बताया है डिटेल में कि इसमें हर चीज़ बढ़ रही होती है, क्योंकि SIR स्टार्ट हो जाता है, सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, जिसमें जो है साइटोकाइन रिलीज होते हैं, और वो जो है प्रोटीलाइसिस, पायरेक्सिया, हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन, वो सारी चीज़ें जो पीछे मैंने बताई वो सब आपको अगर पता होगी तो आप खुद बताएंगे कि हाँ इसमें ये हो रहा होता है। और साथ में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और ये सारे कैटेबॉलिक स्टेज में हो रहा होता है, ठीक है। इसके नतीजे में हर चीज़ बढ़ रही होती है, कार्डिक आउटपुट, मतलब बॉडी जो है रिकवरी की तरफ आ रही है, ठीक है, मतलब बॉडी की अपने ही स्टोर से मोबिलाइजेशन हुई, ठीक है, इन सिस्टम्स के थ्रू SIRS और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन के सिस्टम के थ्रू मोबिलाइजेशन हुई उसके स्टोर्स की, और हर चीज़ जो है रिकवरी की तरफ जा रही है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट, हाइपोथर्मिया और इनकी कंजम्पशन और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली फ्लो फेज का जो गोल है वो क्या है, हील करना और रीबिल्ड करना, ठीक है। ये है, हील तो कर लिया ना उसने, कैटाबॉलिक स्टेज में हील कर लिया, फिर मैंने क्या बताया कि एनाबॉलिक स्टेज जो कि हफ्तों तक था उसमें रीबिल्ड होती है, फिर दोबारा से चीज़ें ना, मतलब जो एनर्जी स्टोर्स उसने यूज़ कर लिए थे कैटाबॉलिक में, फिर वो रीबिल्ड होती है उन सारी चीज़ों की, ठीक है, जो यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ है, तो गोल इसका क्या है, हीलिंग एंड रीबिल्ड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मॉडल भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैंने जो है ना, मतलब जो एक पेज पे इतना टाइम लगाया है ना, वो मैंने आपके लिए लगाया, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो मैं थोड़ा फास्ट लेके पढ़ाऊँगी। अब देखो यहाँ पे सेम SIR की भी बात आ रही थी, लेकिन पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं था, लेकिन मैं आपको वर्बली बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैंने पीछे भी डिटेल में बताया है, लेकिन इधर भी बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि हाँ फर्स्ट पेज, इस वजह से मैम ने इतना टाइम लगाया, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आगे आपको चाहिए कि हाँ अच्छा फ्लो फेज में SIR, अब SIR पूछ लिया वाइवा में तो क्या बोलोगे, अगर सही से पढ़ा होगा तो बता पाओगे ना, और बिल्कुल आसान है अगर आप स्टार्ट से वीडियो सही से देखो। अच्छा, की कैटाबॉलिक एलिमेंट जो होते हैं ऑफ द फ्लो फेज, अब ये फ्लो फेज के ना कैटाबॉलिक स्टेज जो है ना, जिसमें साइटोकाइनिन SIR का काम है, काउंटर रेगुलेटरी, अब इसमें ना ये पूरा उसका दिया हुआ है कि किस, मतलब इसमें होता क्या है बेसिकली की कैटाबॉलिक एलिमेंट। ये फ्लो फेज जो है ना, कि कैटाबॉलिक स्टेज जो है फ्लो फेज की, उसको हम डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं। हाइपर मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब जो है यहाँ पे हाई एनर्जी, मैं अगर आपको बताऊँ कि ट्रिक मैंने ये लगी कि यहाँ पे ना हाइपर मेटाबॉलिज्म में ऐसा होता है कि फर्नेस ऑन हो जाता है, मतलब बॉडी बर्न करना स्टार्ट हो जाती है, और हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर 15 से 25% ज़्यादा हो जाता है ट्रॉमा वाले केस में या सर्जिकल पेशेंट में देन हेल्दी पर्सन, ठीक है। मतलब एक हेल्दी पर्सन जिसे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, कोई ट्रॉमा, कोई सर्जरी, कोई सेप्सिस नहीं हुआ, तो उससे 15 से 25% ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ट्रॉमा वाले पेशेंट में तो ज़्यादा चाहिए ना, हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहिए, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा हो रहा होगा 15 से 25%। ये याद रख लो, एक ये MCQs याद रख लो। और ये जो है हर चीज़ जो है ना इसमें, मतलब बॉडी बर्न करती है सर्वाइवल के लिए, और क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये याद रख लो कि यहाँ पे जो सेंट्रल थर्मो डिसरेगुलेशन हो जाती है, किसकी वजह से होती है, साइटोकाइनिन की वजह से। SIRS ये कैटाबॉलिक एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे बताया ना, उसको मैं डिटेल में बता रही हूँ, जिसमें SIRS का रोल है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन का रोल है। तो SIRS में क्या था, साइटोकाइनिन था ना, तो साइटोकाइनिन की वजह से जो है सेंट्रल थर्मो डिसरेगुलेशन हो जाती है और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है कि फ्लो फर्नेस ऑन हो जाता है हाइपर मेटाबॉलिज्म में, हर चीज़ बंद कर रही होती है, और बॉडी को जो है क्योंकि एनर्जी चाहिए, हाई एक्सपेंडिशन एनर्जी चाहिए, तो इसकी वजह से, ठीक है। और 15 से 25% ज़्यादा होती है देन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। बस इसमें और तो कुछ नहीं है। बाकी याद रख लो कि एबनॉर्मलिटी इन वार्म सर्कुलेशन प्रोड्यूस लैक्टेट, इस्कीमिक एरिया जो है ना वो प्रोड्यूस करता है लैक्टेट, और वो लैक्टेट बाद में मेटाबोलाइज हो जाता है बाय ATP कंज्यूमिंग हेपेटिक कोरीसाइकिल, ठीक है। इसको बस याद रख लो, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस भी मैंने बताया था ना, तो वो फिर उसके बाद में वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है कोरीसाइकिल से। अच्छा, स्केलेटल मसल वेस्टिंग में ये होता है, इसकी भी मैंने ट्रिक याद बताई हुई है कि ये होता है कि स्केलेटल मसल वेस्टिंग, मतलब स्केलेटल मसल की क्या हो रही है, वेस्टिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ से अमाइनो एसिड चाहिए हमें, ठीक है।
और वो अमाइनो एसिड जो हम मतलब हम जो स्केलेटल मसल की जो वेस्टिंग कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें अमाइनो एसिड मिल सके। और वो अमाइनो एसिड हम जो वाउंड है ना, जो ज़ख़म है, वहाँ पे जो न्यू प्रोटीन बनने के लिए जो अमाइनो एसिड की जो नीड हमें पूरी करनी है, हम कहाँ से करेंगे, वो हम इसी स्केलेटल मसल को ब्रेक डाउन करेंगे और यहाँ से अमाइनो एसिड लेके उस वाउंड पे लेके जाएंगे और वहाँ पे उन अमाइनो एसिड से एक नई प्रोटीन बनेगी और वाउंड हीलिंग मिलेगी। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिखी है कि मसल जो है वो एक ब्रिक फैक्ट्री है। ठीक है, मतलब एक ईंटों की फैक्ट्री है और मतलब वही के अमाइनो एसिड की फैक्ट्री है ना। तो मसल जब ब्रेक डाउन होगी तो वो ब्रेक मतलब अमाइनो एसिड उसको हम रिलेट करें तो वो अमाइनो एसिड जाएंगे वाउंड साइड पे, वहाँ पे एक नई प्रोटीन बन पाएगी। तो ये बेसिकली स्केलेटल मसल वेस्टिंग में ये हो रहा होता है। ठीक है, ये बाकी आप खुद पढ़ लेना और वही चीज़ें जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ ये याद रखना कि जो मसल कैटाबॉलिज्म होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये ATP डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटीजोम्स पाथवे होता है। यूबिक्विटिन ये होता है कि जिस भी प्रोटीन को आपने ब्रेक करना है ना, ये टैग कर देता है उस डिग्रेडेड प्रोटीन को कि भाई ये वाली प्रोटीन हमने डिग्रेड करनी है, और फिर जाके वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो इसकी वजह से होता है डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटीजोम पाथवे। ठीक है, ये याद रख लो बस। और इसमें क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन वेस्टिंग, अगर पेरिफेरल स्केलेटल मसल होता है, मेजर साइट यही होती है कि जो स्केलेटल मसल की पेरिफेरल मसल्स होते हैं ना, उसकी होती है। और रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर होगी तो हाइपोवेंटिलेशन में जाएगा बंदा और चेस्ट इन्फेक्शन के साथ होगा। गट में होगा तो डिक्रीज गट मोटिलिटी हो जाएगी। और ये बात याद रखनी है कि कार्डियक मसल की नहीं होती, वो स्पेयर होता है। तो ये एक आपका मतलब एक मेन चीज़ है, कार्डियक मसल में वेस्टिंग नहीं होती, बाकी इन सब की होती है। और मेजर किसकी होती है, पेरिफेरल स्केलेटल मसल्स की। क्लिनिकल फीचर, इसमें बंदा जो है ना इस तरह से प्रेजेंट करेगा, एस्थीनिया मतलब वीकनेस होगी। जाहिर सी बात है उसकी स्केलेटल मसल वीकनेस वेस्टिंग हो रही है तो वीकनेस तो होगी ना, उससे फैटिक होगा, थका थका सा होगा, फंक्शनल एबिलिटी कम हो गई होगी क्योंकि जाहिर सी बात है उसके मसल वेस्ट हो गए। ठीक है, और चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया और मैंने एक कहानी की तरह बताया है। अच्छा, एक्यूट फेज प्रोटीन रिस्पॉन्स इन लिवर, इसमें मैंने यही बताया था कि जो लिवर होता है ना वो स्विच हो जाता है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है लिवर स्विच हो जाता है, लिवर अपनी जॉब स्विच कर देता है। और कैसे स्विच करता है, फ्रॉम स्टोरेज टू डिफेंस, मतलब पहले जो स्टोरेज कर रहा था अब वो स्टोरेज करने के बजाय डिफेंस की तरफ फोकस करता है। ठीक है, और इसमें लिवर स्केलेटल मसल दोनों मोर देन 50% रोल प्ले करते हैं प्रोटीन टर्नओवर में, लेकिन लिवर ज़्यादा करती है। बजाय लिवर छोटा मतलब स्मॉल मास है, लेकिन लिवर का बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन टर्नओवर रेट लिवर का ही होता है देन स्केलेटल मसल। एक बात ये याद रखनी है। और दूसरा ये याद रखना है कि एक्यूट फेज प्रोटीन रिस्पॉन्स में जो रिप्रेजेंट करता है डबल एच शॉर्ट कह लो, कि इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी एंड रिपेयर। इसमें मेन चीज़ बस यही है कि वो लीन टिश्यू, हाँ, कि जो एक्सपेंस जब ये हो रहा होता है तो आपको खुद बताएं कि क्लीन टिश्यू एनर्जी रिजर्व होगा ना। ठीक है, मतलब जो स्टोरेज हो रहा था अब वो डिफेंस की तरफ जो शिफ्ट हो गया है, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंस होगा, किसका एक्सपेंस होगा, लीन टिश्यू और एनर्जी रिजर्व, जो भी उसने रिजर्व किया होगा, जो भी स्टोर किया होगा, वो अब किसकी शक्ल में जा रहा है, डिफेंस की शक्ल में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना हेपेटिक एक्यूट फेज प्रोटीन में दो टाइप्स आपने रेक्टिन की याद रखनी, एक पॉजिटिव रेक्टिन है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव रेक्टिन में आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे ना जो पॉजिटिव रेक्टिन में ना ये वाली प्रोटीन जो होती है ना वो बढ़ जाती है, जो डिफेंस प्रोटीन होती है, इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वो पॉजिटिव रेक्टिन है। और जो स्टोरेज प्रोटीन थी वो डिक्रीज हो जाती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, उसकी डिक्रीज हो जाती है क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें एल्बुमिन है, प्री एल्बुमिन है और ट्रांसफेरिन है, ये कम हो जाते हैं। मैंने यही बताया ना कि वो स्विच कर देता है जॉब को फ्रॉम स्टोरेज टू डिफेंस। ठीक है, डिफेंस वाली ज़्यादा बढ़ रही है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फिब्रोनिल, अमोलेड, हेप्टोग्लोबिन। ठीक है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेक्टिन और ये नेगेटिव रेक्टिन, इसमें इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें डिक्रीज़ हो रही है स्टोरेज प्रोटीन। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इसमें ये वही जो मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि बॉडी जो है ना इंसुलिन को इग्नोर करती है। जब इग्नोर करेगी, इंसुलिन का काम ये है कि ग्लूकोज को ब्लड से लेके सेल के अंदर लेके जाता है। ठीक है, इंसुलिन ये करता है ना, तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो इंसुलिन ये काम नहीं कर पाएगा, तो ग्लूकोज कहाँ पे रहेगा, ब्लड में रहेगा, ब्लड में बढ़ता रहेगा। और वो ग्लूकोज जो है किसके लिए हेल्पफुल होगा, बॉडी के लिए, सर्वाइवल के लिए, जब वो स्ट्रेस में होगी। ठीक है, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ट्रॉमा। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया अकर फॉलोइंग सर्जरी और ट्रॉमा। ठीक है, और वो किस तरह से होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है, और साथ में ग्लूकागोन भी इंक्रीज होता है।
रिलीज होता है। और साथ में जब ये इंसुलिन काम नहीं करेगा तो शुगर ट्रैफिक जैम हो जाएगा ना ब्लड के अंदर, और मोर शुगर जो है ना वो आपकी अवेलेबल होगी फॉर हीलिंग टीम के लिए, मतलब ब्रेन के लिए और जो भी आपकी हीलिंग सेल्स है उसके लिए शुगर ज़रूरत है। और शुगर की जब ज़रूरत है ब्लड में तो इंसुलिन को काम नहीं करना चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कोस होगी, इंसुलिन को बॉडी इग्नोर करेगा। यही बात मैंने ट्रिक के थ्रू लिख दी है। ये चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मतलब बंदा परेशान हो जाता है। तो इस वजह से मैंने क्या कर ली, मैंने हर चीज़ की ट्रिक बना ली साइड में ना, ताकि मैं खुद भी अच्छे से मेमोराइज़ कर सकूं और वीडियो बना के आपको भी समझा सकूं, ठीक है। और मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ और लाइक मैं चाह रही हूँ कि कम वक्त में पूरा चैप्टर हो जाए। इस वजह से मोस्टली मैं वर्डिंग जो है ना सही नहीं, मतलब बहुत तेज़ी में बोलने से ना वर्डिंग आगे पीछे हो जाती है। तो काइंडली उसको फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ ही कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन। अब बॉडी कंपोजिशन इतना सब होने के बाद बॉडी कंपोजिशन में भी चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल एक 70 kg का मेन है तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो उसका फैट मास 30 kg है, ठीक है। और लीन बॉडी मास जो फैट फ्री है, ठीक है, वो 57 kg है। उसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो प्रोटीन उसमें 12 kg है, और प्रोटीन में स्केलेटल मसल 4 है और नॉन स्केलेटल 8 है। वाटर 48 kg है और इंट्रासेलुलर में 28 लीटर है, एक्स्ट्रा में 14 लीटर है। मिनरल जो है वो 3 kg है, ठीक है। ये टोटल 57 kg हो गया। अच्छा, जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि मेन जो एनर्जी सोर्स है ना बॉडी में वो फैट है, और जो मेन लाइबल प्रोटीन रिजर्व है वो स्केलेटल मसल है। बस ये क्या रहता है, मेन लाइबल प्रोटीन रिजर्व स्केलेटल मसल है और जो मेन लाइबल एनर्जी सोर्स है वो फैट है, ठीक है। इसकी भी मैंने ट्रिक यही लिखी है कि लेस मीट होगा और मोर वाटर होगा, ठीक है। और यू लुक थिन स्वेलिन, मतलब जाहिर सी बात है वो बंदा जो है पतला लगेगा लेकिन थोड़ा सा फूला हुआ लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है स्केलेटल मसल की वेस्टिंग हो गई है, लेकिन उसमें जो है वो आपको वाटर ज़्यादा मिल रहा है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये ऐसी ट्रिक है, इसको इग्नोर भी कर दो, बस ये एक दफ़ा पढ़ लो और ये MCQs बेस के लिए याद रखना। अच्छा, दूसरा ये याद रखना, ये जो ट्रिक है ना ये आपको बाद में इस वजह से समझ आएगी कि मैंने ये लाइन नहीं बात देखी। देखो क्या होता है, जब कैटाबॉलिज्म होती है ना तो डिक्रीज हो जाता है ना, फैट मास तो कम हो जाएगा और स्केलेटल मसल मास भी कम हो जाएगा। तब ये दोनों कम हो जाएंगे कैटाबॉलिज्म के बाद बंदे में फैट मास ख़त्म हो गया, स्केलेटल मसल मास ख़त्म हो गया ड्यू टू स्ट्रेस ट्रॉमा, ड्यू टू कैटाबॉलिक करेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो क्या बॉडी जो होगी ना, बॉडी वेट वो पैराडॉक्सिकली क्या हो जाएगा, पहले तो देखो इंक्रीज होगा क्योंकि एक्सपेंशन होगी ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो स्पेस है ना उसमें एक्सपेंशन होगी। 6 to 10 लीटर विद इन 24 आवर में जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो हम समझेंगे कि शायद बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या होगा, बॉडी प्रोटीन फिर अगले 10 दिनों में 15% वो बॉडी प्रोटीन ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी अगले 10 दिनों में 15% वो, तो बॉडी वेट जो है वो नेगेटिव आपको दिखेगा, नेगेटिव बैलेंस में जाता हुआ दिखेगा, और जो एक्सपेंशन जो होगी ना एक्स्ट्रा वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप समझ आ गए कि पहले इसमें पैराडॉक्सल ये कि पहले आपको लग रहा होगा कि हाँ बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो जस्ट 24 आवर, एक दिन के लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सपेंशन दिख रही होती है ना। लेकिन जब अगले 10 दिनों तक बॉडी स्ट्रेस में रहती है तो बॉडी प्रोटीन डिमिशन हो जाती है 15%, और बॉडी जो वेट होता है वो कम हो जाता है, नेगेटिव बैलेंस में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी कम, अब इसको ब्लॉक करने के लिए, इस न्यूरोएंडोक्राइन स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने के लिए कि मज़ीद ये ना बढ़े वरना बॉडी बिल्कुल जो है अपना प्रोटीन डिमिनिश कर देगी, तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं जो कि सप्रेस कर देता है पेन स्टिमुलस। क्योंकि ये सारी कहानी न्यूरोएंडोक्राइन पाथवे से ही स्टार्ट हुई थी ना, जहाँ से पेन स्टिमुलस जा रहा था स्पाइनल कॉर्ड और थैलेमस से। तो अगर हम उसी को ब्लॉक कर दें पेन स्टिमुलस को, तो क्या हो जाएगा, ये सारा जो है रिस्पॉन्स है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे सकते हो जो कि सप्रेस कर देगा पेन स्टिमुलस को और फर्दर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, प्रोवाइडिंग अर्ली इंटेरल फीडिंग। और आप सर्जरी से पहले, कहते हैं कि अभी आगे मैं बताऊंगी कि आप सर्जरी से पहले ना 2 घंटे पहले उसे कोई शुगर ड्रिंक दे दो, कोई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक दे दो, ताकि बाद में उसे स्टारवेशन की कंडीशन फेस ना करनी पड़े और बाद में कोई उसे प्रोलॉन्ग स्ट्रेस रिस्पॉन्स फेस ना करना पड़े, ठीक है। 2 घंटे पहले से कुछ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक दे दो या कुछ ऐसा पिला दो कि शुगर बेस हो और वो बाद में जो है ना कॉम्प्लिकेशन कॉज ना करे। अच्छा, उसके बाद है ये वही चीज़ें कि कौन से फैक्टर है जिसको आपने अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स टू इंजरी।
तो आप यही कंटिन्यू हेमरेज है, टिश्यू एडिमा है, अंडर परफ्यूजन है, इमोबिलिटी है कि वो स्केलेटल मसल जो है वेस्टिंग हो रही है, वो जो है बिल्कुल मतलब बेड रेस्ट पे है और कोई मोबिलाइजेशन उसकी नहीं हो रही है, तो और स्केलेटल मसल वेस्टिंग हो गया, हाइपोथर्मिया में जा रहा है बॉडी। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई कि स्टारवेशन में बच्चा आने के लिए लेस देन 24 में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, मोर देन ग्लूकोनियोजिनेसिस स्टार्ट हो जाती है। इसमें वही है कि अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग एंड प्री ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, आपने ये अवॉइड करना है कि सर्जरी से पहले जो है ना, मतलब हम पेशेंट से कहते हैं कि कि आपने कुछ नहीं खाना, तो इतना प्रोलॉन्ग भी नहीं करो कि बॉडी बाद में स्ट्रेस रिस्पॉन्स मतलब प्रोलॉन्ग स्ट्रेस रिस्पॉन्स फेस करना पड़े उससे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन प्री ऑपरेटिव पीरियड, और साथ में स्टार्टिंग अर्ली ओरल एंड टरल एंड पेरेंटल फीडिंग। और ये कह रहे हैं कि मतलब सर्जरी के बाद आपने ना कोशिश करना है कि टाइमली जो है उससे फीडिंग करवा लो। और करंट गाइडलाइन और पेशेंट टू इनटेक क्लियर लिक्विड अप टू 2 आवर बिफोर सर्जरी के जो है आप उसे 2 घंटे पहले पानी दो सर्जरी से पहले। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक अप टू 2 आवर बिफोर सर्जरी रिड्यूस पेरी ऑपरेटिव एंजाइटी। मतलब जो सर्जरी के दौरान जो पेशेंट को एंजाइटी होती है, जो प्यास लगती है या जो डर होता है या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसको जो है कम करने के लिए आपने 2 घंटे पहले पेशेंट को क्या देना है, कोई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक दे देना है, कोई शुगर ड्रिंक दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, स्टारवेशन से, इमोबिलिटी से, तो इन सब को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये लास्ट वाला वही जो मैंने आपको पहले वर्बली बताया था वही चीज़ है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। तो हमने ये 35 मिनट में अपना फर्स्ट चैप्टर कवर करवा लिया है। ये बेसिकली है तो छोटा चैप्टर, लेकिन ये बहुत ऐसा चैप्टर है ना कि स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक चीज़ 2-3 दफ़ा बताई है ताकि आपके लिए आसानी हो और समझने में, और हर चीज़ को मैं बार बार बता रही थी ताकि आप भूलें ना। तो इसको आई होप कि आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। सो मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।